बोहर के मॉडल के जस्ट बाद, बोहर के मॉडल के जस्ट बाद, बोहर के मॉडल के जस्ट बाद क्या हुआ एग्जैक्टली दो चार नई डिस्कवरीज हुई। एक तो आया बोहर के मॉडल के जस्ट बाद डी ब्रोगली प्रिंसिपल। ठीक है। और बोहर के जस्ट मॉडल के बाद डी ब्रोगली के बाद एक और प्रिंसिपल आया विच इज कॉल्ड एज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये दोनों प्रिंसिपल ने ये क्लियर कर दिया कि जो बोहर का मॉडल है ना, उसकी फाइंडिंग्स तो ठीक है, लेकिन बोहर का मॉडल का जो बेसिस है कि भाई इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, वो गलत है। क्योंकि इन दोनों कंसेप्ट से ये समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स मोर और लेस लाइक अ वेव। इलेक्ट्रॉन बिहेव्स मोर और लेस लाइक अ वेव। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव के जैसे बिहेव करता है। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक वेव के जैसे बिहेव करता है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वेव के जैसे बिहेव करता है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, तो बोहर ने तो इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया था, बोहर ने तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान लिया था। और दूसरा ड्रॉबैक बोहर के मॉडल का ये भी आ गया। ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक ये भी आ गया कि बोहर का मॉडल वाज एप्लीकेबल ओनली टू, बोहर का मॉडल वाज एप्लीकेबल ओनली टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, was applicable only to one electron system, है ना, it was not applicable to multi electron system। तो ये दो ड्रॉबैक्स के कारण ये हुआ कि बोहर का मॉडल की फाइंडिंग्स काफी हद तक ठीक है, बट कुछ बातें ये नहीं बता पाया। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इसका यही था कि इसने कंसिडर कर लिया कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक तरीके की वेव है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक तरीके की क्या है, वेव है। अभी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, ठीक है। अब लॉजिक समझो क्या। तो लॉजिक ये है, देखो, तो लॉजिक ये है कि भाई डी ब्रोगली प्रिंसिपल ने ऐसा बोला क्या। डी ब्रोगली प्रिंसिपल का सिंपल सा कहना था दैट एवरी पार्टिकल इन नेचर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि डी ब्रोगली प्रिंसिपल में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज एप्लीकेबल टू पार्टिकल्स, इट इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। बहुत छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ उन पे लगता है, ये बहुत हेवी पार्टिकल्स पे लगता ही नहीं है। ठीक है। तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड नॉट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। कौन से हैं, जो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, है ना। So it is applicable to microscopic particles. One. Secondly, it is not applicable to not for macroscopic particles. Not for macroscopic particles. ठीक है। So this is not for macroscopic particles. This is going to be for microscopic particles. ठीक है। This is going to be for microscopic particles. बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात है, आप यहाँ देखो कि इट इज नॉट फॉर माइक्रोस्कोपिक, इट इज फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है। थर्ड अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर थर्ड अगर हम इसकी बात करें, तो थर्ड का सीन क्या है। थर्ड, ठीक है, थर्ड का सीन ये है, दिस इज वन पार्ट। ठीक है। थर्ड ये कि इसने क्या बोला, इसने बोला कि व्हेन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ट्रैवल, और दूसरी बात ये ध्यान रखो, दिस इज नॉट फॉर द पार्टिकल्स एट रेस्ट। डी ब्रोगली प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर द पार्टिकल्स इन मोशन, इज एप्लीकेबल फॉर द पार्टिकल्स इन मोशन। डी ब्रोगली प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर द पार्टिकल्स इन मोशन। ठीक है। तो इसने बोला कि जो पार्टिकल्स मोशन में है हम उन्हीं के लिए प्रिंसिपल लगा सकते हैं। अब इसने क्या बोला, इसने बोला फॉर एवरी पार्टिकल इन मोशन, for every microscopic, this is the statement of de Broglie principle, for every microscopic particle in motion there exists there exists a wave called as the de Broglie wave, actually it's de Broglie, okay, it's a de Broglie wave
lambda d, whose value is going to be h upon mv, whose value is going to be h upon mv। ठीक है, ये हमारी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का खेल है कि जितनी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन सब में क्या रहेगा मुझे बताओ। देयर एग्जिस्ट अ वेव कॉल्ड एज द डी ब्रोगली वेव। तो लैम्डा डी ब्रोगली की वैल्यू कितनी है, h अपॉन एम बी। ऑलराइट, द वैल्यू ऑफ लैम्डा डी ब्रोगली इज गोइंग टू बी h अपॉन एम बी। तो ये वाली वैल्यू हमारी लैम्डा डी ब्रोगली की रहेगी। ठीक है, अब ये कहाँ से आई, अब लॉजिक समझो। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई देखो, जैसे एक फोटोन होता है, फोटोन क्या है, फोटोन इज बेसिकली माई लाइट पार्टिकल, फोटोन इज बेसिकली माई लाइट पार्टिकल। ठीक है, तो अगर फोटोन को देखो, अगर आप उसको एक पार्टिकल मान लो, फोटोन को अगर आप एक पार्टिकल मान लो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई अगर फोटोन एक पार्टिकल है तो वो एनर्जी है और वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी। तो अगर कोई भी पार्टिकल, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बॉल है, पहली बात तो नेचर में कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से जैसी चल नहीं सकती। ठीक है, नेचर में कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट जैसी चल नहीं सकती, दैट इज वन थिंग। सेकेंड, इसमें क्या है कि दैट इज गोइंग टू बी एम सी स्क्वायर, यस और नो, दैट इज गोइंग टू बी एम सी स्क्वायर। तो E here is going to be equals to what? E here is going to be equals to mc square. Got the point? तो एनर्जी का वैल्यू इज देयर बाय गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, एम सी स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगर कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो वो आप समझ के चलो एयर फ्रिक्शन में वो जल के बिल्कुल एनर्जी बन जाएगा, आप ऐसे समझो। तो आप ऐसे सोचो कि अगर मैं अर्थ पे से, अर्थ पे स्पेस में से कोई मीटियोराइट फेंक दूं, आपने ऐसा सुना है ना कि जब मीटियोराइट अर्थ में आ रहा होता है तो इट कैचेस फायर। व्हाई डज इट कैच फायर, व्हाई डज इट कैच फायर, बिकॉज वो इतनी स्पीडली आ रहा होता है और वो तो स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं होती। तो आप सोचो अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी तो वो एनीवेज एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से चलती है और उसका मास m है, ठीक है, अगर कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट चलती है और उसका मास m है, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज गोइंग टू बी एम सी स्क्वायर। एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज गोइंग टू बी एम सी स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो ये कब है, when one particle is traveling with, when one particle is traveling with c, that is speed of light। Are we understanding the point? That is one thing। लेकिन अगर आप लाइट को, उसी फोटोन को अगर हम मान ले, भाई हमने तो ये पढ़ा है कि लाइट में फोटोन चलता है, फोटोन को तो हम पार्टिकल मान रहे हैं, बट अगर हम बोले कि लाइट एक वेव है, ये भी तो स्टेटमेंट सुनते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। और हमने तो पूरी वेव थ्योरी पढ़ ली लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के ऊपर। तो जब हमने पूरी थ्योरी ही पढ़ ली लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो फोटोन है ना, फोटोन इज अ लाइट पार्टिकल, बट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट travels in the form of wave। तो उस केस में एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, एच सी बाय लैम्डा, ये हमने पढ़ा है ना। ये पढ़ा है, एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ जाता है, एच आ जाता है। तो यहां से हम लिखेंगे क्या, एच एफ, और फ्रीक्वेंसी को हमने किससे रिलेट कर दिया था, फ्रीक्वेंसी को हमने लिख दिया था सी बाय लैम्डा। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बन के आ गई थी एच सी बाय लैम्डा। आर वी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, इज इट क्लियर? तो यहां से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच सी बाय लैम्डा, और E हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, एच एफ। गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. राइट। तो यहाँ मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी E की, एच सी बाय लैम्डा और एच एफ। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, कि मैम अगर हम देखें तो ये भी लाइट की एनर्जी है, ये भी लाइट की एनर्जी है, और एम सी स्क्वायर भी उसी लाइट की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइट। ये भी एनर्जी ऑफ लाइट है और ये भी एनर्जी ऑफ लाइट है, समझ रहे हो, दोनों ही एनर्जी ऑफ लाइट है।
बट द पॉइंट इज कि अगर दोनों ही एनर्जी ऑफ लाइट है, ठीक है, पर एक है लाइट को वेव मानते हुए और एक है लाइट को पार्टिकल मानते हुए, पर हम कहेंगे है तो एक ही चीज, तो हेंस नो मैटर व्हाट, एनर्जी एज पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एज वेव। दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा एम सी स्क्वायर, हियर इज गोइंग टू बी एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी एच सी बाय लैम्डा। क्यों मैंने एच सी बाय लैम्डा लिया? क्योंकि मुझे सी से सी कैंसिल करना था। तो एम सी का वैल्यू आ गया मेरे पास एच बाय लैम्डा, एंड हेंस द लैम्डा हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू एच बाय एम सी। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? Is this part clear or not? So this is exactly going to be lambda is going to be h by mc. Understood my point or not? So lambda here is going to be equals to h by mc. Got the point? Lambda here is going to be h over mc. Yes or no? Got it? तो अब हमने ये लगाया कि अगर लाइट में दो कैरेक्टर है और लाइट में फोटोन चल रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, तो वो फोटोन है तो एक पार्टिकल, इसको ऐसे बोलते हैं कि कोई फोटोन पार्टिकल रहा होगा जो सन से निकला विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड हेंस वो एनर्जी बन गया। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई जरूरी थोड़ी है कि फोटोन की स्पीड ऑफ लाइट अगर इतनी है, किसी की स्पीड मान लो अगर 2 × 10⁸ हुई, तो वो भी तो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट ही है। और अगर वो भी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, इसका मतलब वो भी एक वेव के जैसे तो बिहेव कर ही सकता है। 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड भी छोटी मोटी स्पीड नहीं है। इससे हमें समझा कि साइंटिस्ट ने बोला कि लैम्डा हियर इज गोइंग टू बी h अपॉन m v। v कैन बी एनी स्पीड, v कैन बी एनी स्पीड। बात समझ में आ रही है? तो लैम्डा जो यहाँ पर है, लैम्डा हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? h अपॉन m v। एम आई राइट और नॉट? So lambda here is going to be what? H upon mv. Got the point? तो अगर lambda here is going to be h upon mv, तो इसका मतलब क्या है बताओ? तो इसका मतलब क्या है कि lambda अगर मेरे पास h upon mv है, that clearly means what? कि मैम नो मैटर व्हाट इज द वेलोसिटी, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो किसी भी स्पीड से चल रहा है, ठीक ठाक स्पीड से, 10⁵, 10⁶ से, ठीक ठाक बड़ी स्पीड से, तो वो पार्टिकल एक वेव के जैसे भी बिहेव करेगा। तो आप नोटिस करो कि हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी, इलेक्ट्रॉन की बात करी तो क्या हुआ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, है ना? और वेलोसिटी जो हमने निकाली है वो 2.18 इंटू 10⁶ z ओवर n निकाली है सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 2.18 इंटू 10⁶ z ओवर n। और अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड को मैं डिवाइड कर दूं 100 से, तो यही वैल्यू वैल्यू मेरे निकल के जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए, और z को मैं ले लूं हाइड्रोजन का एटम 1 और नंबर ऑफ शेल को ले लूं 1, मतलब हाइड्रोजन की k शेल। तो ये वाली वेलोसिटी मेरे निकल के आएगी 2.18 इंटू 10⁴ मीटर्स पर सेकेंड। यस और नो? और अगर ये वाली वैल्यू मेरी इतनी निकल के आ रही है, तो इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब क्या है बताइए? इज इट क्लियर? So the idea here is what? The Yes, idea ma'am. here is that velocity here is going to be 2.18 into 10⁴ meters per second. Got the point? एंड हेंस अगर आप देखो तो ये ठीक ठाक वेलोसिटी और पार्टिकल का मास देखो, तो लैम्डा की अगर हम बात करें तो एच की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻34। मास यहाँ पे है 9.11 इंटू 10⁻31, और वेलोसिटी है यहाँ पे 2.18 इंटू 10⁴। इफ यू लुक एट दिस वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी ऊपर जाके बन गया 10⁻3। ये जो भी है 6/2 इंटू 9 मोटा मोटा, और 10⁻³ -4। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बन गई कितनी? 1/3 इंटू 10⁻7 इज गोइंग टू बी लैम्डा। तो लैम्डा हियर इज गोइंग टू बी 0.33 इंटू 10⁻7। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? एंड दिस इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है मुझे बताओ? 3.33 इंटू 10⁻8 मीटर्स। इतना मीटर आ गया। तो लगभग लगभग की वैल्यू मेरे पास कितनी बनेगी? 3333 इंटू 10⁻10 मीटर।
तो ये मेरे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी 3333 into 10⁻⁻10 मीटर. So lambda here is going to be angstroms. Are we understanding my point? Yes, ma'am. तो अगर ये वैल्यू मेरी इतनी आ गई है ना, अगर ये वैल्यू मेरी इतनी आ गई तो इसका मतलब क्या है बताओ. कि भाई मैम लैम्डा जो है एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमने निकाली. तो साइंटिस्ट ने बोला कि अगर ये एटम है और एटम की ये शेल है और यहाँ न्यूक्लियस है, तो हम तो इमेजिन ऐसे करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है. बट रियलिटी में तो इलेक्ट्रॉन का साथ में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन तो चल रहा है, वो तो पार्टिकल है, पर वो इतनी स्पीड से एनर्जी वाली फीलिंग दे रहा है कि वहां एक वेवलेंथ बन जा रही है. आप इसको ऐसे समझो, मैं आपको सिंपल एक बहुत रेयर एग्जांपल देती हूँ. इफ यू हैव सीन मूवी क्रिश 3, देखिए वो मूवी क्रिश 3 या क्रिश 2 जो भी है, जिसमें कंगना रनौत होता है, उसमें आप देखो क्रिश क्या करता है, वो क्या करता है, उसमें बड़े बड़े अजीब से कैरेक्टर्स है कि ना क्रिश आइसक्रीम खा रहा होता है और एक लिजर्ड टाइप आदमी अपनी जीभ को 2 मीटर लंबी करके उसकी आइसक्रीम एकदम से गायब कर देता है. हैव यू सीन दैट सीन? देखा है? No, ma'am. अच्छा, तो जस्ट जस्ट इमेजिन एनीथिंग, जैसे मान ले तो कुछ भी खा रहा है, या फॉर एग्जाम्पल तेरी आंखों के आगे से मच्छर, बहुत छोटा सा मच्छर बहुत स्पीडली निकल जाए, बहुत स्पीडली, तो तुझे ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ वाइब्रेशन हो गई, बट तू देख नहीं पाएगा उसको. समझ रहे? तो पार्टिकल जितना छोटा हो और जितनी स्पीड उसकी ज्यादा हो, हाईली लाइकली वो पार्टिकल वेव के जैसे घूमेगा. अभी अंडरस्टैंडिंग? हाईली लाइकली वो पार्टिकल किस से घूमेगा, वो वेव की जैसी फीलिंग देगा कि भाई मैं हूं तो सही पर तुम मुझे एग्जैक्टली देख नहीं पाओगे. और यही डी ब्रोगली का कहना था कि अगर कोई ट्रक है ना, तो ट्रक के साथ भी वेव एसोसिएटेड होगी. अभी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ट्रक के साथ भी वेव एसोसिएटेड होगी. ठीक है, तो ट्रक के साथ भी आप देखो वेव एसोसिएटेड तो रहेगी, है ना. लॉजिक देखो, तो ट्रक के साथ भी वेव तो एसोसिएटेड है नो मैटर व्हाट, बट द आइडिया हियर इज कि अगर ट्रक के साथ वेव एसोसिएटेड है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है बताओ. ये है. तो अगर इसके साथ वेव एसोसिएटेड है, व्हाट डज दैट मीन? कि मैम ये पार्टिकल तो चल रहा है पर इसके साथ की वेव बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है ना. और अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ही छोटा है तो उसकी वेव कंसिडरेबल वेव है, उसकी वेव की कुछ तो वैल्यू है. बात समझ में आई? तो जितना मास ज्यादा उतनी वेवलेंथ कम, और जितना मास कम उतनी वेवलेंथ ज्यादा. और जितना ज्यादा वेवलेंथ मतलब भले ही उसमें वो बहुत हाई एनर्जी की वेव नहीं बन रही है, पर इट इज अ लो एनर्जी वेवलेंथ बीइंग फॉर्म्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ठीक बात है. तो हमें यहाँ से क्या समझेगा बताओ, तो हमें यहाँ से क्या समझेगा, हमें यहाँ से एक सिंपल चीज समझेगी क्या, हमें यहाँ से एक सिंपल चीज समझेगी क्या बताओ. द सिंपल थिंग हियर इज, द सिंपल थिंग हियर इज व्हाट, that ma'am whenever we have this kind of scenario, तो हमेशा याद रखना lambda d Broglie is going to be h over mv. और जैसे जैसे मास इंफिनिटी को टेंड करता जाएगा, तो ये इंफिनिटी को मास टेंड कर गया मतलब मास हैवी और हैवी होता गया, मास बहुत ही हैवी हैवी होता गया. तो lambda d Broglie here is going to be equals to h upon infinity into velocity, velocity कुछ भी है तो ये आ गई जीरो. जीरो आने का मतलब वो वेव है ही नहीं, वेव लेंथ ही जीरो हो गई, तो वेव ही गायब हो गई. वेव ही गायब होने का मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब वो प्योर एक पार्टिकल. मेरी बात समझ में आ रही है? वो प्योर एक पार्टिकल है. कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बताइए. Yes, ma'am. इज इट क्लियर? तो ये हमें कंसेप्ट अच्छे समझ में आना चाहिए. इज इट क्लियर? ठीक है. Yes. तो ये अगर कोई ट्रक है बहुत बड़ा सा है ना, उसके ऊपर भूसा भूसा भी रखा हुआ है जो भी रखा है, सो दैट ट्रक will have near to zero wave character which will be majorly acting as a particle.
और अगर पार्टिकल बहुत छोटा है और वो बहुत स्पीडीली चल रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी इन्फिनिटी हो गई, मास बहुत छोटा हो गया, प्रोडक्ट समहाउ इन्फिनिटी हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि समहाउ में मास इनटू वेलोसिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी भी अगर हो गया तो भी आप सोचो, ठीक है, तो लैम्डा डी ब्रोगली क्या हो जाएगी, बहुत छोटी। इसका मतलब ये है कि मास पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और ये प्रोडक्ट इन्फिनिटी हो गया, मतलब बहुत तेज चल रहा है हैवी पार्टिकल, तो भी कितना भी हैवी पार्टिकल हो जाए उसकी लैम्डा डी ब्रोगली तो जीरो ही हो जाएगी। और लैम्डा डी ब्रोगली जीरो होने का मतलब उसमें सिर्फ क्या है, ओनली पार्टिकल कैरेक्टर। और अगर एम बी जीरो हो गया, सो लैम्डा डी ब्रोगली हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, एच बाई जीरो। तो अगर लैम्डा डी ब्रोगली हियर इज जीरो, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, लैम्डा डी ब्रोगली हियर इज गोइंग टू बी इंफिनिटी। तो अगर लैम्डा डी ब्रोगली हियर इज गोइंग टू बी इंफिनिटी, व्हाट डज दैट मीन, बताइए, राइट। तो लैम्डा डी ब्रोगली इंफिनिटी होने का मतलब वो काफी बड़ी वेव है, और वेव बहुत बड़ी होने का मतलब वेव कैरेक्टर तो उसके अंदर है। लॉजिक समझ में आया या नहीं, बताइए। Yes, ma'am. Right. So we are here going to have lambda d Broglie and this value. ठीक है जी. This is going to be lambda d Broglie and this value. ठीक है. तो अब ध्यान से देखो, अब मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ध्यान सुना। तो मैंने एक फॉर्मूला तो लैम्डा डी ब्रोगली का निकाल दिया, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर और E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा करके, दैट इज गोइंग टू बी H अपॉन एम वी। ठीक है. अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर। सो व्हाट डू वी डू, we multiply both sides with, m। तो अगर हम m से मल्टीप्लाई करते तो ये बनेगा कितना, काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, हियर इज गोइंग टू बी हाफ mv स्क्वायर इनटू m। तो m इनटू m क्या बन जाएगा, तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद मास, तो ये बन गया हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर, हियर इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। तो एज अ रिजल्ट यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, एंड दिस वाज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। तो ये बन जाएगा mv का होल स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। तो mv की वैल्यू मेरे पास यहाँ कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। गॉट द पॉइंट। तो अब आप बताओ, तो लैम्डा डी ब्रोगली को जो मैंने लिखा h अपॉन एम वी, है ना, तो दैट क्लियरली मीन्स कि इट इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। तो लैम्डा डी ब्रोगली की वैल्यू हमारे पास ये भी बन जाती है। ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन उन्होंने क्या दे रखा है, विल ऑल्सो डिस्कस हाउ इट वर्क्स, बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि लैम्डा डी ब्रोगली इज नथिंग बट h अपॉन एम वी, and that is going to be h upon 2 into kinetic energy into mass. All right, that is going to be my lambda d Broglie. Understood my point? So this is exactly going to be lambda d Broglie, which is going to be lambda h upon m. तो दो फॉर्मूले अपने पास ये आ गए. Is it okay? Yes, ma'am. अब सुनो, अब हम ये कह रहे हैं एक और चीज समझो. ठीक है, दिस इज केस वन. केस वन क्या था, मास दे दे वेलोसिटी दे दे, तो आपने लैम्डा डी ब्रोगली निकाल दिया. दूसरा आपने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी दे दे और मास दे दे, तो भी तो आप डी ब्रोगली प्रिंसिपल से वेवलेंथ निकाल ही रहे हो, क्योंकि हमने सिर्फ एमवी को रिप्लेस करा. हमने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला लिखा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर लिखा, और हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, और ये भी कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी इंटू मास. तो काइनेटिक एनर्जी इंटू मास आ गया मेरे पास ये, तो इसको तो भी हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, दैट इज गोइंग टू बी एम स्क्वायर वी स्क्वायर. अब ये बन गया एम वी का होल स्क्वायर,
और इधर मेरा रूट निकल गया, तो यहाँ से मेरे पास mv की वैल्यू आ गई कितनी, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास. तो लैम्डा टी ब्रोगली हियर came out to be how much? Lambda de Broglie here came out to be how much? It came out to be h upon 2 into kinetic energy to mass. लेकिन अब आप एक चीज और देखो कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम किसी चार्ज पार्टिकल को जबरदस्ती चलाते हैं, ठीक है. मुझे एक सिंपल सा बताओ, क्या हम इसे पढ़ते हैं वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वोल्टेज? ये 10th क्लास में हम चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ते थे कि अगर दो रॉड्स हैं, एक रॉड के बीच में कैसा चार्ज है, एक रॉड पे प्लस का चार्ज है, एक रॉड पे प्लस का चार्ज है और एक रॉड पे माइनस का चार्ज है, और यहाँ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है. सही बात है. Yes, ma'am. और इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है, कोई फर्क नहीं पड़ता. इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो नेगेटिव जो प्लेट है वो क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगी तो इलेक्ट्रॉन भागेगा. तो जब फोर्स लगती है, तो फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि बैक साइड से धक्का लग रहा है. तो अगर बैक साइड से धक्का लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि दैट नेगेटिव प्लेट इज काइंड ऑफ पुशिंग द इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड. एंड व्हेन दैट इज पुशिंग द इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चलेगा. जब ही इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चलेगा, इसका मतलब क्या बताइए. तो दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव फॉरवर्ड. और जब इलेक्ट्रॉन ये आगे चला आगे चला आगे चला, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट करा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करा, तो इट रिक्वायर्ड सम, इट रिक्वायर्ड सम वेलोसिटी. एम आई राइट? इट एक्वायर्ड सम वेलोसिटी. तो इसने कुछ तो वेलोसिटी एक्वायर कर ली. और जब इसने कुछ तो वेलोसिटी एक्वायर कर ली, इसका मतलब क्या है, जब इसने कुछ तो वेलोसिटी एक्वायर कर ली, इसका मतलब क्या है. बताइए. कि इलेक्ट्रॉन जब भागा, तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज था क्यू और उसकी वेलोसिटी थी वी. तो ये पार्टिकल विद वी वेलोसिटी चार्ज क्यू भागा, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है, इसका कुछ तो मास होगा ही. तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये जो प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, इसने धक्का मारा और ये पार्टिकल एक डिस्टेंस चला. तो जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या करता है बताओ. तो हम कहते हैं अगर फोर्स अप्लाई कर दिया और बॉडी डिस्टेंस चल पड़ी, हेंस वर्क इज डन. ये पढ़ा है हम लोगों ने 9th क्लास में. ठीक है. तो यहीं से अगर हम बोल रहे हैं कि वर्क हो गया, और वो वर्क उसने कैसे किया, उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी से वर्क करा, तो वो चल पड़ा. क्योंकि हम जो बोलते हैं कि जो भी एनर्जी बॉडी में होती है, वही एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू वर्क. वही एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू वर्क. यस और नो? तो अगर वही एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वर्क, तो इसका मतलब क्या बताइए. अगर वही एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू वर्क, तो ये क्या होगा बताओ. तो वर्क हियर इज गोना बी क्यू इनटू वी, और वही वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. वेर ये कैपिटल वी कौन सा, रेड वाला वी जो है, ये वोल्टेज है. वी वाला इज वोल्टेज. क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर इन दोनों वायर्स के बीच में मान लो 100 वोल्ट का गैप है, तो इसका मतलब इस प्लेट पे -100 की चार्ज है और इस प्लेट पे +100 का चार्ज है. तो इनके बीच में मोटा मोटा आप मान के चलो कि कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो गया, और उस नेगेटिव धक्के ने, नेगेटिव प्लेट ने उस इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है उसको धक्का मार दिया. और जब उसने उस इलेक्ट्रॉन को धक्का मार दिया, तो नेगेटिव ये और नेगेटिव ये, जब इसको धक्का मारा, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगी, रिपल्शन. तो ये इलेक्ट्रॉन भी भाग जाएगा अपना. आया ना? Yes, ma'am. गॉट द पॉइंट. तो वर्क की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू वी. ठीक है. अब देखो, Yes. अब मैं यहां से लगाती हूँ, तो ये है मेरी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जो है
बॉडी ने वर्क किया और इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, अपनी काइनेटिक एनर्जी में, है ना। बॉडी पे धक्का लगा, बॉडी फोर्स पे, बॉडी ने फोर्स फील करी, बॉडी एक्स डिस्टेंस चली आगे। जब भी फोर्स लगती है और बॉडी डिस्टेंस चलती है, तो हम यही पढ़ते थे नाइन्थ में कि ओनली देन वर्क इज डन। तो वर्क हुआ, तो वर्क हमेशा जब हो रहा है मतलब वो वर्क अपने आप को किसी ना किसी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्क हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो क्यू वी हियर इज गोइंग टू बी हाफ एम वी स्क्वायर। क्यू वी हियर इज गोइंग टू बी हाफ एम वी स्क्वायर। ब्लैक वाले में जो ब्लैक वाली वी है वो वेलोसिटी है, और जो रेड वाली है वो वोल्टेज है। जो रेड वाली है वो क्या है, वो वोल्टेज है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब आप देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ मैं मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद एम। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद एम। तो ये बन गया मेरे पास क्यू वी एम इक्वल्स टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो टू को हम इधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा टू क्यू वी एम हियर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। So it's going to be m square v square. Here it is going to be 2qvm. तो यहाँ मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, एम वी इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 2qvm। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अब मैंने लैम्डा डी ब्रोगली लिखी। अब लैम्डा डी ब्रोगली मैंने कैसे लिखी, इट इज गोइंग टू बी h अपॉन एम वी। एम वी की तो एक और एक्सप्रेशन आ गया, तो आई कैन राइट दिस ऑन h 2q voltage m under root. That is another expression for my de Broglie. Okay, that is another expression for the de Broglie principle. Are we understanding? Is it clear? Yes, ma'am. Got it? Yes, ma'am. ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मुझे क्या बोलते हैं, लॉजिकली समझो। अब जैसे एग्जैक्टली बताती हूँ, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसी प्रिंसिपल पे डिस्कवर हुआ। क्या? कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, विच इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो लैम्डा डी ब्रोगली जो निकला, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि माइक्रोस्कोप में तो हम लाइट वेव फेंकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम स्ट्रीक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फेंकते हैं। पर आप देखो, इलेक्ट्रॉन तो एक वेव के जैसे बिहेव कर ही रहा है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन एक लाइट वेव के जैसे बिहेव कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ है कितनी। तो हमने लिखा h अपॉन 2q वोल्टेज m। So this basically becomes what? This becomes lambda d Broglie here becomes equals to what? H over 2. Charge कितना है, 1.602 into 10⁻⁻19 into 9.11 into 10⁻⁻31. Yes or no? This is going to be H. So lambda d Broglie here is going to be equals to what? तो lambda d Broglie here is going to be equals to what? वैल्यू डालो जरा, तो h को तो h रहने देते हैं। ये जब आप सॉल्व करोगे तो 10 की पावर कितना बन गया, ये बन गया मेरे पास 50। तो ये बनेगा 10⁻50 का अंडर रूट करो 10⁻25 -25 ऊपर जाके बचेगा। और ये एक वोल्टेज तो है ही, तो यहाँ बन गया 2 इंटू 1.602 इंटू 9.11 इंटू वोल्टेज का अंडर रूट। तो 9.11 को अगर मैं 9 मान लू, तो इसका रूट निकल के कितना आएगा, इसका रूट निकल के आएगा 3। तो लैम्डा डी ब्रोगली मेरे पास क्या बन जाएगी, लैम्डा डी ब्रोगली मेरे पास बन जाएगी, इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 10⁻20
divided by root 2. ठीक है, so this is going to be root 2. तो रूट 2 की वैल्यू है 1.414, रूट 9 है 3, रूट 1.602 कितना है? तो दिस इज गोइंग टू बी 1.265. तो लैम्डा डी ब्रोगली का मेरे पास एक्सप्रेशन कितना है? तो लैम्डा डी ब्रोगली का एक्सप्रेशन मेरे पास है 10⁻25h डिवाइडेड बाय, ये कितना वैल्यू निकल के आएगा 1 पॉइंट, और रूट भी तो चल ही रहा है, तो चल रहा है 1.414 इंटू 3 इंटू 1.265, 5.3. ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 5.3 कितना बना? 0.0188 इंटू 10⁻25h डिवाइडेड बाय रूट v इज गोइंग टू बी लैम्डा डी बाई टी. तो इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बदलेगी, अब आप सोचो मैंने उस इलेक्ट्रॉन को, लॉजिक समझना, ये इलेक्ट्रॉन वेव किसी से बिहेव कब करेगा? जब वो तेज चलेगा. इलेक्ट्रॉन तेज कब चलेगा? जब उसको धक्का ज्यादा मिलेगा. ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा है. अब मैं कह रही हूँ कि नेगेटिव प्लेट पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, मान लो -10,000 चार्ज, और प्लस पे +10,000 चार्ज है, और एक मैंने इसी इलेक्ट्रॉन को रख दिया दो प्लेटों के बीच में, जहाँ एक प्लेट पे -100 का चार्ज है और इस पे +100 का चार्ज है. अभी अंडरस्टैंड? तो Yes, इसको ma'am. धक्का लगेगा तो ये इधर जाएगा, और इसको धक्का लगेगा तो ये इधर जाएगा. अभी अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. गॉट इट? तो 10,000 का चार्ज ज्यादा तेज धक्का मारेगा कि 100 का चार्ज? 10,000 का नेगेटिव चार्ज ज्यादा धक्का मारेगा कि 100 का चार्ज? -10,000 विल पुश इट फर्दर, और 100 का चार्ज, कौन सा चार्ज ज्यादा पुश करेगा बोलो? -10,000. हाँ, और जो ज्यादा पुश करेगा इसका मतलब वहां पे दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा है, तो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन चलेगा तेज ज्यादा. तो ये हमको चीज समझ आती है कि वेयर देयर इज मोर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, मतलब वहां चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, -10,000 +10,000, वेयर मोर पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, वेयर मोर पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, देयर द इलेक्ट्रॉन travels faster. Alright, there the electron travels faster. And whenever the electron travels faster, what does that mean? Whenever the electron travels faster, what does that mean? कि वहां पे उसकी वेवलेंथ, अब वोल्टेज बढ़ गई तो वेवलेंथ घट गई. वेवलेंथ घट गई मतलब वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स अ हाई एनर्जी पार्टिकल, क्योंकि एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है? h बाय लैम्डा. लैम्डा घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी. तो बेसिकली जितनी लो वेवलेंथ है वो उतना हाई एनर्जी पार्टिकल बनता जा रहा है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एनी डाउट्स इन दिस? जस्ट टेल, गॉट द पॉइंट? Yes, तो ma'am. बेसिकली हमारे पास लैम्डा डी ब्रोगली के कितने फॉर्मूले हो गए? लैम्डा डी ब्रोगली के फॉर्मूले हमारे पास हो गए. लैम्डा इज गोइंग टू बी h/mv. So lambda d Broglie here is going to be what? h/mv. This is here going to be equals to h upon under root of 2 into kinetic energy into mass. And this is equals to h upon 2 qvm का under root. Is it clear? So that is going to be my lambda d Broglie. That is going to be my lambda d Broglie. Understood or not? Yes, ma'am. ठीक है. So that is the value. So h upon mv is going to be h upon 2 into kinetic energy into mass is going to be equals to h upon 2 qvm. ठीक है जी. तो ये कॉन्सेप्ट है.
तो ये हमें क्वेश्चन में डेटा दिया जाएगा, उसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, so we'll keep a 40 minutes class today, not a longer class. ठीक है,